नमस्कार। शब्द विन्यास 666 से जुड़े सभी मित्रों का एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन। मित्रों, आजकल हम धर्मवीर भारती जी की कहानी बंद गली का आखिरी मकान सुन रहे हैं। अभी तक हमने कहानी के 8 अंक सुन लिए हैं। सभी अंक चैनल शब्द विन्यास 666 पर उपलब्ध हैं। आज हम कहानी का 9वां अंक सुनने जा रहे हैं, तो सुनना प्रारंभ करें। तीसरे दिन हूबहू यही दृश्य उपस्थित था। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार रुदन बिरजा का था, कंधा छोटी बहू का, और दर्शक थे भवनाथ देवर जी। भवनाथ थोड़ा हक्का बक्का थे और रो रो कर भौजी जो कह रही थी उस पर घबराहट में हाँ हाँ तो कहे जा रहे थे, पर सुन कम रहे थे। एक तो उन्हें यह अचरज कि भौजी ने टुन्नी को भेजकर बुलवाया, अपने घर नहीं, छोटी बहू के घर। फिर छोटी बहू बिना पर्दा किए मुंह खोले भवनाथ भैया के आगे बैठी है, और बिरजा भौजी नई काट का जम्पर अंगिया पहने जार जार रोती जा रही हैं। आंसू थमते ही नहीं। जो कुछ उन्होंने बार बार समझाकर नए नए तर्कों और नए नए आंसुओं के साथ कहा, उसका सारांश यह था कि मुंशी जी के कारण इसाक मियाँ ने बिशन मामा को जान से मारने की धमकी दी है। मुंशी जी से चाहे जो रंजिश हो, उससे बिरजा को क्या लेना देना, लेकिन राघोराम पर बिशन मामा की छां है। अब बिरजा मुंशी जी को ही देखती रहे, राघोराम को ना देखे। राघोराम को जात बिरादरी, रिश्तेदार नातेदार, कुटुंब कबीला में जिंदगी बितानी है। बिशन मामा कहते हैं कि हमारी बिरादरी में पहला लड़का है जो पढ़ लिख कर इतना गुणी निकला है। 2-4 बरस बाद इसे म्युनिसिपैलिटी की निंबरी के लिए खड़ा करेंगे। अपनी बिरादरी का कोई है ही नहीं। सारा चौक, मीरगंज, बहादुरगंज, जहाँ जहाँ नाच गाना होता है, सारा वोट बिशन मामा दिलवाएंगे। अब मुंशी जी से बिशन मामा रंजिश रखते हैं, राघोराम को तो और हमें मानते हैं, तो हम क्या करें? खून का भी तो तकाजा होता है देवर जी। खून खून होता है, पानी तो नहीं। अब मुंशी जी ने बिरजा को दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंका है। हमारा तो भाग ही खोटा है, नहीं तो जिससे 7 फेरे लिए थे वही हाथ पकड़कर घर से क्यों निकाल देता। जिसने हाथ पकड़कर शरण दी उसने अब चित्त से उतार दिया। बेटा बहू का मोह ना होता तो कहीं डूब मरती बिरजा, लेकिन अब सामने राघोराम है, बहू आवेगी तो क्या करेगी? आजकल की बहुएं अपने सिंगार पटार से फुर्सत मिले तो राघोराम का तो सब बिरजा को ही करना पड़ेगा। मुंशी जी से यह देखा नहीं जाता। अब जरा भवनाथ की बर्दाश्त से बाहर हो गया। बीच में कई बार भवनाथ ने टोका, नहीं भौजी, ये बात तो गलत है। लेकिन जब भवनाथ बोले तो छोटी बहू अपनी सुग्गा सी नाक फड़का के और आंख डुला के भवनाथ की ओर देखे, और फिर भवनाथ की बोलती बंद हो जाए और हाँ हाँ करके सुनने लगे। लेकिन अब भौजी भैया को बिल्कुल समझे ही नहीं और अन्यायों की बात बोले, यह भवनाथ से नहीं सहा जाएगा। अब हमें भी कुछ कहने देव। भवनाथ ने जी कड़ा करके छोटी बहू की ओर से बिल्कुल ध्यान नजर हटाकर कहा, देखो भौजी, हमको इतने साल से तुम्हारा और भैया का रत्ती रत्ती हाल मालूम है। तुमने जितने जीवट से सब सहा और भैया ने जितने जीवट से सब अपने ऊपर ओढ़ा, इसकी गवाही देनी पड़े तो हमारा रोम रोम बोलेगा। लेकिन भौजी, अब तुम्हारी आंख बदल गई है।
बिशन साला बेटी की कमाई। और बिरजा एकदम फट पड़ी। हाँ, बोलोगे अपने भाई जैसी ना। तोता चशम जैसे तुम, वैसे तुम्हारे भाई। बहुत एहसान मत जताओ। था क्या मुंशी जी के, खंडहर जैसे घर में मुर्दा जैसे पड़े थे। हम आए तो दिया बत्ती जल गई घर में। कोई टके को नहीं पूछता था। उम्र बीत गई थी। हम नहीं होते तो मक्खी भिनकती। और रहा बिशन मामा का, तो हम जो चाहें कह लें। गुस्से में कोई पराया उंगली नहीं उठा सकता। इसाक मियाँ तो सुनी सुनाई हाँकते हैं। तुम क्या कहोगे बिशन मामा के लिए? उनकी बेटी का कलंक बाद में बखानना। पहले अपनी बहन की ओर देखो। बिटौनी को कौन नहीं जानता? बड़ी लीडरानी की दुम बनी है। मंगला प्रसाद के चुनाव में मंजूर मियाँ कांग्रेसी के साथ साथ रात बिरात हटिया से लेके कटघर तक का चक्कर लगाती थी। भवनाथ उठ खड़े हुए। पहले दोनों हाथों से कान बंद कर, फिर माथे के ऊपर दोनों हाथ जोड़कर बोले, धन्य है भौजी। अभी क्रोध में हो, जब सुचित होगी तब बात करेंगे। और छोटी बहू की ओर देखकर हाथ जोड़कर चले गए। और जाते ही जैसे ग्रामोफोन का तवा रिकॉर्ड पलट गया। दूसरा हिस्सा शुरू। अब बिरजा सिसक सिसक कर छोटी बहू को बता रही थी कि मुंशी जी तो देवता हैं। यही भवनाथ और इसाक ने उनका दिमाग बिगाड़ दिया। मुंशी जी तो बिरजा में जीते हैं और बिरजा में मरते हैं। कभी कभी बहुत थक के आते हैं तो कहते हैं, बिरजा गोड़ दबा दे। रोम रोम से न्योछावर रहते हैं। अरे, बुढ़ाई दांव की प्रीत बड़ी गाढ़ी होती है। छोटी बहू जानकार की तरह बोली। फिर चारों ओर एक बार देख कर कि कोई है तो नहीं, बिरजा के कान के पास मुंह लाकर फुसफुसाई। वैसे तो हमारे वो भी बहुत मानते हैं। कानपुर से कभी छठे छमाहे आते हैं, लेकिन हर तीसरे दिन कभी कानपुर की साटन छींट, कभी लखनऊ की गजक रेवड़ी, कभी कालपी की गुजिया। और आते हैं तो बस। लेकिन उनसे बढ़ के हमारे बुढ़ऊ हैं। रात दिन चक्कर लगाते हैं, चक्कर घिन्नी की तरह। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे लोभ। जानती हो, कहते हैं। और इसके बाद छोटी बहू की अंतरंग वार्ता शुरू हो गई। बिरजा बीच बीच में मुंशी जी के प्यार की बहुत मीठी बातें याद कर करके रोती जा रही थी और छोटी बहू की प्रणय गाथा सुनती जा रही थी। असल में छोटी बहू और बिरजा की दोस्ती का मुख्य आधार यही था। बरसों से छोटी बहू तड़प रही थी कि कैसे उसने बेटे और बाप दोनों को कठपुतली बना रखा है। इसका किस्सा किसे सुनाए, कैसे सुनाए? बरसों बाद बिरजा मिली थी, जिससे बात फूटने का डर नहीं था। बिस्तर पर बीमार पड़े पड़े, इतने दिन से पड़े पड़े अब मुंशी जी के लिए संसार आवाज़ों का संसार हो गया था। पहले धूप के चढ़ाव उतार से वक्त गुजरना मालूम होता था। अब दिशा और काल दोनों आवाज़ों में बदल गए थे। बहुत सुबह पौ फटने के पहले खेत के कुएं पर की गड़ारी बोलने लगती थी। कभी कभी अगर हवा इधर की हो तो जमुना के पुल पर से चरबज्जी 4 बजे वाली डाकगाड़ी के गुजरने की आवाज़ आती थी। फिर गली में से बदलू कुम्हार खच्चर पर सकोरे लाद कर हट्टी ले जाता था। खेत में एक खास वक्त पर टिटेहरी बोलती थी और दोपहर को तोते। ओलती के बांसों पर कभी कभी कबूतर का जोड़ा आ बैठता था और कभी कभी पतंग लूटते बच्चों का शोर। कभी पिरोड़ मिट्टी, कभी पुराने बर्तन और कभी कपड़े बेचने वालों की आवाज़ें।
कभी नल की टिप टिप टिप। जिस दिन रात को 8 बजे कल्याणी देवी के मंदिर की आरती का घंटा घड़ियाल सुनाई पड़ जाए, उस दिन मुंशी जी लेटे लेटे हाथ जोड़ लेते थे। कुछ आवाजें समय और आयु का बंधन पार कर अपने को दोहराती थीं और वर्तमान की आवाज़ों में ऐसे घुल मिल जाती थीं गोया अभी अभी बोली गई हूँ। उनके साथ कभी कभी मुंशी जी की अपनी आवाज़ भी होती थी। एक दिन नैनी से छूटकर जमुना पुल पर गाड़ी की आवाज़ आई कि मुंशी जी को हरदेई की आवाज़ सुनाई पड़ी। बेटा, तुम्हारा खैनी तमाकू का बटुआ आले में रख दिया है, कचहरी जाते बखत ले लेना। मुंशी जी चौंक पड़े। नैनी से यहाँ रेलगाड़ी की आवाज़ आ जाए, हरदेई की थोड़े ही आ सकती है। एक दिन तीसरे पहर वही बांस के कीड़ों की किर्र किर्र। अब हम जाएं? कहो तो नीचे सो रहे। बिरजा की आवाज़। अब कहाँ जाना है बिरजा? पर मुंशी जी तो बोले नहीं। बिरजा भी थी ही नहीं। कुछ आवाज़ों का मुंशी जी को इंतज़ार रहता था। संझा बेला, बल्कि गोधूली तक राघोराम के बूट की चर्र मर्र और पहला सवाल, माई रे, मुंशी जी ने दवा खा ली? कैसी तबीयत है? और इस आवाज़ पर मुंशी जी को लगता था बदन की पीर कम हो गई। लेकिन सबसे अजीब लगता था जब मुंशी जी पड़े पड़े आँख खोलते और गोबर लिपी दीवार, आला, ओलती, टीन के बक्से पर से घूमती हुई निगाह सामने पैताने की बड़ी खूंटी पर टिक जाती, जहाँ हरिया की सारंगी टंगी थी। इस बीच में कब हरिया वहाँ अपनी सारंगी टांग गया, किसी ने गौर भी नहीं किया। कोठरी में अंधेरा था, पर मोखे में से रोशनी सारंगी पर बराबर पड़ती रहती थी। इतनी सारी तमाम आवाज़ों के बीच खामोश टंगी एक सारंगी, बिल्कुल बेआवाज़। मुंशी जी अक्सर उसे बेमतलब देखते रहते, एकटक। फिर आंख मूंदकर इंतज़ार करते कि कोई अदृश्य हाथ कमानी खींचेगा और सारंगी से बोल फूटेंगे। कभी कभी आंख मूंदे मूंदे मुंशी जी को लगता कि कोठरी, खाट, मोखा सब छोटे हो गए हैं और सारंगी इतनी बड़ी, इतनी बड़ी, इतनी बड़ी हो गई है कि सब आवाज़ें उसी में बजने लगी हैं। कुएं की गडारी, पुल पर गुजरती रेल, कबूतर की गुटरगू, बसंतों के लंगड़े घोड़े की लदर फदर, हरदेई, बिरजा, मुंशी जी, सबकी आवाज़ें उसी में बज रही हैं। कौन निकालता है ये बोल? मुंशी जी अचरज से आंखें खोलते तो पाते खूंटी पर सारंगी वैसी ही टंगी है, खामोश, बेआवाज। हफ्तों बीत गए थे, हरिया ऊपर आया भी नहीं था सारंगी देखने तक के लिए। इधर जब से राघोराम की शादी की चर्चा थी, हरिया का चित सारंगी से भी उचट गया। कहाँ घूमता रहता था कुछ पता नहीं। घर में अलबत्ता शांति थी। वैसे एक आध झपट सुबह शाम बिरजा से होती थी और फिर बहुत देर तक बिरजा की झक्कल चालू रहती। उस दिन भवनाथ ने आकर बताया कि आजकल हरिया की चाल बहुत बिगड़ गई है। वो मेहरिया बेड़िन है ना, उसी के चक्कर में है। एक बार तो दारू पीकर घूम रहा था। अनवर अफीमची ने एक बदनाम बेड़िन बैठा ली थी। बाद में उसे मुसलमान बनाकर उससे निकाह भी पढ़ा लिया था। नया नाम था मेहरुनिसा, लेकिन सब उसे मेहरिया ही कहते थे। मशहूर था कि वह शुरू से ही कभी किसी को नहीं नहीं कह सकती थी और निकाह के बाद भी वह ज्यों की त्यों थी। इसीलिए मोहल्ले की कहावत बन गई थी,
अनवर की बीवी शहर भर की मेहरिया। लेकिन हरिया, वह तो बच्चा था उसके आगे। कम से कम 12 बरस तो बड़ी होगी ही। छी छी। बिरजा को दूसरा शक पड़ गया। कुछ दिन पहले राघो राम की बहू के लिए जो कपड़ा जेवर रखा था, उसमें से एक नए चाल की अंगिया और एक इकलाई की चूड़िया पाड़ की धोती नहीं मिल रही थी। हो न हो यह हरिया की करतूत है। आने देव, अब की लोढ़ा से उसकी खोपड़ी का कचूमर ना निकाला तो बिरजा बिरजा नहीं। ले जाए अपना कपड़ा लत्ता, सारंगी, और रहे उसी अफीमची के घर। दारू पिए, कहे तो बिरजा लोटा में संखिया घोल के पिला दे। अभी आप सुन रहे थे धर्मवीर भारती जी की कहानी बंद गली का आखिरी मकान का 9वां अंक। कहानी और उसका प्रस्तुतिकरण आपको कैसा लग रहा है? पसंद आने पर लाइक कर सकते हैं, मित्रों और परिवारजनों में शेयर कर सकते हैं। सभी नए सदस्य या जो पहली बार चैनल पर आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। कहानी या उसकी प्रस्तुतिकरण से संबंधित किसी भी विचार या सुझाव के लिए आप हमें कमेंट्स के जरिए लिख सकते हैं। किसी पसंदीदा कहानी, उपन्यास या रचना को सुनना चाहते हैं तो उससे संबंधित विचार भी आप कमेंट्स के जरिए हमारे तक भेज सकते हैं। अभी के लिए विदा। शुक्रिया।